नमस्कार दोस्तों, आज 13 मार्च के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्वाड समिट में भारत की गूंज। मॉरिसन ने कहा नमस्ते तो बाइडेन बोले हमारी दोस्ती है मजबूत। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान की यहां पर जबरदस्त मजबूती के साथ दोस्ती सामने दिख रही है, जिसके बाद चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूएई के आसमान में भारत के सुखोई Su-30 MKI ने लगाई दहाड़, जिसके बाद पाकिस्तान के छूटे पसीने। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा जम्मू कश्मीर का। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, डोडा से आतंकी गिरफ्तार और चीनी पिस्तौलें हुई बरामद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। क्वाड समिट में भारत की गूंज। मॉरिसन ने कहा नमस्ते तो बाइडेन बोले हमारी दोस्ती मजबूत। जी हां दोस्तों, एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए बने क्वाड गठबंधन की पहली समिट में भारत की गूंज सुनाई दी। इस समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के बढ़ती ताकत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए अहम कार्य क्षेत्र है। क्वाड के सदस्य देश कोरोना वायरस वैक्सीन निर्माण के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने अपने भाषण की शुरुआत ही नमस्ते से की। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने भी कई बार भारत का नाम लेते हुए उसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बड़ी ताकत बताया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपके और हमारे सभी सहयोगियों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह समूह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यवहारिक समाधान और ठोस परिणामों के लिए समर्पित है। मॉरिसन ने कहा कि चारों देश एक नया भविष्य तैयार करें, समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाए रखने के लिए आपस में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक अब 21वीं सदी में दुनिया के भाग्य का निर्धारण करेगा। चीन पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि महान लोकतंत्रों के चार नेताओं के रूप में हमारी साझेदारी शांति, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएई के आसमान में भारत में सुखोई Su-30 MKI ने लगाई दहाड़, पाकिस्तान के क्यों छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, भारत और यूएई के बीच बढ़ते आपसी संबंधों के बीच दोनों देश इस समय साझा युद्धाभ्यास कर रहे हैं। डेजर्ट फ्लैग नाम के इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के 6 सुखोई Su-30 MKI, एक IL-78 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और 2 C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। यूएई के आसमान में उड़ान भर रहे भारत के इन लड़ाकू विमानों की गूंज वहां से करीब 1700 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। इस युद्धाभ्यास में भारत और यूएई के अलावा फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की सेना हिस्सा ले रही है। यह पहला मौका है जब भारत की वायुसेना यूएई में आयोजित किसी युद्धाभ्यास में एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें तुर्की के कट्टर दुश्मन ग्रीस को भी ऑब्जर्वर की भूमिका में शामिल किया गया है, जिसे सीधे तौर पर मध्य पूर्व में बदलते रणनीतिक हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। 3 से 27 मार्च तक होने वाले युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग में भारत के लड़ाकू विमान अलग अलग देशों के साथ उड़ान भर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास को यूएई की अल द्राफा एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। यह वही एयरबेस है जहां फ्रांस से भारत आते समय राफेल विमानों की पहली खेप ने थोड़े समय तक आराम किया था। ऐसे में सामरिक रूप से बेहद अहम अदन की खाड़ी के नजदीक स्थित इस एयरबेस से ऑपरेट करने से भारत की सामरिक ताकत और सभी सहयोगी देशों के साथ दोस्ती भी मजबूत हो रही है। इस अभ्यास में ग्रीस, जॉर्डन, कुवैत और मिस्र को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया गया है, जिससे पाकिस्तान और मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की चाहत रखने वाली तुर्की की टेंशन बढ़ना तय है। पिछले साल के अंतिम महीने में भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे थे। यह भारत के किसी भी सेना प्रमुख का सऊदी अरब और यूएई का पहला दौरा था। इस दौरान उन्होंने न केवल दोनों देशों के सेना प्रमुखों से मुलाकात की, बल्कि यहाँ के बड़े स्तर के कई नेताओं के साथ भी बैठकें भी की थी। यही कारण है कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने भारत के साथ युद्धाभ्यास करने का निर्णय लिया। ये दोनों देश अब भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहे हैं। यही कारण है कि सऊदी और यूएई अब भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, डोडा से आतंकी गिरफ्तार, चीनी पिस्तौलें बरामद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। वहां एक आतंकवादी को पकड़ा गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा से पकड़े गए इस आतंकवादी के पास 3 चीनी पिस्टल, 5 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने इस साझा ऑपरेशन को अंजाम दिया था। आतंकी की गिरफ्तारी डोडा के बखेरियन गांव से हुई है। आतंकी का नाम फिरदौस अहमद बताया गया है। उसे गुलाम अहमद नाम के शख्स के घर से पकड़ा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक डोडा के बखेरियन गांव में संयुक्त कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन में सेना के 10 आरआर, डोडा पुलिस और सीआरपीएफ ने किया गया था। बताया गया कि तलाशी अभियान के दौरान 3 चीनी पिस्तौल, 5 चीनी पिस्तौल मैगजीन, 15 राउंड चीनी पिस्तौल और एक साइलेंसर बखेरियन के गुलाम अहमद नट्टू के घर से बरामद किए गए, जबकि पकड़े गए आतंकी की पहचान फिरदौस अहमद के रूप में की गई थी।
जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकी से लगातार पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को ही जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक अन्य ऑपरेशन में 7 आतंकवादियों को पकड़ा गया था। ये सभी ओवरग्राउंड वर्कर बताए गए थे। इनके पास से 3 ग्रेनेड, 3 मैगजीन और एक AK-47, 105 जिंदा कारतूस मिले थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी ही है। अभी गुरुवार यानी 11 मार्च को ही अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए। अधिकारी ने बताया था, अभियान के दौरान आतंकियों की मौजूदगी का पता लगने पर उन्हें समर्पण का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने सुरक्षा बल पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। मारे गए आतंकियों की पहचान आदिल अहमद भट्ट और जाहिद अहमद राठेर के तौर पर हुई। वे प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। अधिकारी ने कहा कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों आतंकवादी सुरक्षा बलों पर हमले, नागरिकों को यात्रा देने समेत आतंकवाद के कई मामलों में संलिप्त रहे थे। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ स्थल से हथियार और कारतूस समेत कई सामग्री बरामद की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी सांसदों के वोटिंग की जासूसी करा रही थी इमरान सरकार, खुफिया कैमरे पर बवाल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में सीनेट चुनाव शुरू हुआ, सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सीनेट के चेयरमैन के चुनाव के दौरान एक शर्मनाक घटना देखने को मिली। पाकिस्तानी सांसद जिस समय सीनेट चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन के लिए वोट डालने जा रहे थे, वहां पर खुफिया कैमरा पाया गया। वह भी तब जब वोट देने की प्रक्रिया को गोपनीय तरीके कराया जाना था। पाकिस्तान की विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि खुफिया कैमरों को पोलिंग बूथ के अंदर जासूसी के लिए लगाया गया था। इससे पहले PMLN के सीनेटर मुसादिक मलिक और PPP के सीनेटर मुस्तफा नवाज शोखर ने दावा किया कि पोलिंग बूथ के अंदर खुफिया कैमरा लगाया गया है। यही नहीं, उन्होंने वोटिंग शुरू होने से पहले ट्विटर पर इस संबंध में सबूत भी पेश कर दिया। मुसादिक मलिक ने कहा, कितना घटिया मजाक है, सीनेट के पोलिंग बूथ के अंदर सीक्रेट कैमरा लगा हुआ है। उन्होंने कैमरे की तस्वीर को भी ट्वीट किया है। PPP के सीनेटर ने कहा कि उन्होंने और PML नेता ने पोलिंग बूथ के ठीक ऊपर खुफिया कैमरा पाया है। कैमरे की तस्वीर पोस्ट करने के बाद इन नेताओं ने सीनेट की कार्रवाई शुरू होने पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ और विपक्षी दलों ने शेम के नारे लगाए। PPP के नेता रजा रुबानी ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 226 का उल्लंघन है। विपक्षी दलों ने इस बात की मांग की कि इसकी जांच की जाए कि सीनेट किसके नियंत्रण में है। इस विरोध के बाद चुनाव अधिकारी ने पोलिंग बूथ को बदलने का आदेश दिया। माना जा रहा है कि बिलावल की पार्टी PPP के नेता यूसुफ रजा गिलानी के पक्ष में इमरान की पार्टी के कई सांसदों के मतदान करने से बौखलाए पाकिस्तानी PM के इशारे पर यह कैमरा लगाया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पत्रकारों पर हुए हमले की जांच करेगी पुलिस, अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों पर हुए हमले की जांच के आदेश मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने पुलिस को दे दिए हैं। शुक्रवार को मुरादाबाद के पत्रकारों ने मीटिंग कर बृहस्पतिवार को ही घटना की निंदा करते हुए आक्रोश जाहिर किया। पत्रकारों ने मुरादाबाद के SSP को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया है। अखिलेश यादव पर पत्रकारों को प्रेस वार्ता में बुलाकर उन पर हमला कराने और बंधक बनाने के आरोप लगे हैं। की जाएगी कानूनी कार्रवाई। मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि हम मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार ने पत्रकारों से कहा कि जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उस पर पुलिस तुरंत जांच करेगी और इस मामले में IG रेंज से बात कर जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में बृहस्पतिवार को पत्रकारों पर हुए हमले को लेकर यूपी के कई जिलों में पत्रकारों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन देकर अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजनीतिक दलों से भी इस मामले में प्रतिक्रिया आ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। UAE ने पाक को कहा, आज शाम तक लौटाएं $1 अरब। इमरान के छूटे पसीने, गिड़गिड़ाने पर भी नहीं हुई सुनवाई। जी हां दोस्तों, भारी कंगाली का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को अपने $1 अरब लगभग 15,725 करोड़ पाकिस्तानी रुपए को तत्काल लौटाने को कहा है। UAE द्वारा मांगी गई इतनी बड़ी राशि से पाकिस्तानी सरकार की हालत पतली हो गई है। फिलहाल ये रकम पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा है। पाकिस्तान को ये रकम 12 मार्च तक यानी कि आज शाम तक लौटानी है। UAE द्वारा ये रकम इसलिए मांगी गई है क्योंकि ये अपनी मैच्योरिटी पर पहुंच गई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान सोच में पड़ गए हैं कितनी बड़ी रकम को कैसे लौटाया जाए। वहीं शीर्ष अधिकारी UAE से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। खास तौर पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नद्यान से बातचीत करने को लेकर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। पाकिस्तान ने UAE के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा है कितनी बड़ी राशि को लौटाने से इसकी आर्थिक स्थिति
डामाडोल हो सकती है। महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे पड़ोसी मुल्क की अर्थव्यवस्था का पहले से ही बेड़ा गर्क है। ऐसे में इतनी बड़ी राशि को लौटाने से उसकी स्थिति अधिक दयनीय हो सकती है। इसमें कोई रहस्य नहीं है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी खराब है। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक कोरोना महामारी के बीच वित्त वर्ष 2019 के मुकाबले वित्त वर्ष 2020 में इसकी वृद्धि दर में 1.9% की गिरावट हुई। इस साल की शुरुआत में IMF और पाकिस्तान एक बड़े कर्ज संधि के हिस्से के रूप में $500 मिलियन जारी करने के लिए एक कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंचे थे। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने सुधार उपायों के बदले कर्ज संकट पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान को $6 बिलियन का कर्ज देने पर सहमति व्यक्त की। वहीं पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई से जनता बेहाल हो चुकी है। इससे निपटने के लिए इमरान खान के भी पसीने छूट। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। घुसपैठ पर अंकुश, BSF ने की सुरंग वाले 18 इलाकों की पहचान, बनाई रणनीति। जी हां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने आगामी महीनों में घुसपैठ की बढ़ने वाली कोशिशों को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है और इससे निपटने के लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। भारत पाकिस्तान की निगरानी में तैनात बल ने यह कदम सीमा पार आतंकी कैंपों में घुसपैठ के लिए सुरंगों के इस्तेमाल के आतंकियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण को देखते हुए उठाया है। BSF ने भारत पाकिस्तान से लगती सीमा पर सुरंग संभावित इलाकों की भी पहचान की है और इन इलाकों में शारीरिक के साथ ही तकनीक आधारित गश्त भी बढ़ा दी है। बल ने सीमा पर करीब 18 जगहों की पहचान की है। इस संदर्भ में पिछले हफ्ते दिल्ली में BSF के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक भी हुई। शारीरिक गश्त के साथ ही जमीन को खोदने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया, साथ ही रडार की भी मदद ली जा रही है। BSF में शीर्ष सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान स्थित आतंकी गुटों द्वारा बनाई गई सुरंगें अभी भी मौजूद हैं और सुरंग विरोधी अभियान शुरू किया गया है। एक वरिष्ठ BSF अधिकारी ने बताया कि पिछले 6 महीने में लगभग हर 40वें दिन हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक सुरंग का पता लगाया। ये सुरंगें काफी साल पहले बनाई गई थी। इसके बाद से आतंकी घुसपैठ के लिए अन्य रास्ते अपना रहे हैं। हालांकि अभी भी उनके लिए सुरंग के जरिए घुसपैठ करना सुरक्षित रास्ता है। हमने सुरंग विरोधी अभियान शुरू किया है और सुरंग संभावित इलाकों की पहचान की है जिनका इस्तेमाल घुसपैठ के लिए किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का बंगाल प्लान, पहले 2 चरणों में मजबूती के लिए PM मोदी करेंगे 4 मेगा रैलियां। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी रण शुरू होने में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के मतदान से ही स्थिति मजबूत करने में जुटी हुई है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में 4 मेगा रैली कर सकते हैं। ये कार्यक्रम 14 मार्च से शुरू हो सकता है। खास बात है कि बीजेपी मतदान के शुरुआती 2 चरणों 27 मार्च और 1 अप्रैल को मजबूती उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है। खास बात है कि पहले 2 चरणों में शामिल ज्यादातर इलाके जगन महल क्षेत्र और शुभेंदु अधिकारी के गढ़कंथी में हैं। इन इलाकों में 2019 के आम चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। पहले चरण में 5 जिलों और 30 सीटों पर मतदान होगा। इन जिलों में पुरुलिया, पश्चिमी मेदिनीपुर पार्ट 1, बांकुर पार्ट 1, पूर्व मेदिनीपुर पार्ट 1 और झारग्राम है। वहीं दूसरे चरण में मतदान 4 जिलों की 30 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें बांकुरा पार्ट 2, पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट 2, पश्चिमी मेदिनीपुर पार्ट 2 और साउथ 24 परगना पार्ट 1 शामिल है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि PM पुरुलिया, खड़गपुर, बांकुरा और कोटाई में 4 जनसभाएं करेंगे। उन्होंने कहा उनकी रैली इस तरह से प्लान की गई है कि वे पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले 2 चरणों को कवर करेंगी। उन्होंने बताया ये रैलियां 10 दिनों में पूरी होंगी। उनके अंतिम शेड्यूल की घोषणा जल्द ही की जाएगी। घोष से पूछा गया कि वे खड़गपुर सदर सीट से क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें मेदिनीपुर से सांसद के तौर पर ध्यान लगाना है। उन्होंने कहा बीजेपी में उम्मीदवारों का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। मेरे मामले में भी उन्होंने तय किया है कि मुझे खड़गपुर सीट से नहीं लड़ना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने बंगाली अभिनेता हिरणमय चट्टोपाध्याय को खड़ा किया है। मुझे लगता है कि अच्छा फैसला है। घोष ने खड़गपुर सदर सीट से 2016 में जीत दर्ज की थी। पार्टी के इस फैसले के तार बीजेपी के 2019 के उपचुनाव से जुड़े होने की बात को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा तब TMC चुनाव पैसों के बल पर जीती थी। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया था। इस बार ऐसा नहीं होगा। खड़गपुर सदर में लोग बीजेपी के साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि वे हमारे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। 2019 के उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था जब TMC ने कालीगंज, खड़गपुर सदर और करीमपुर सीट पर जीत दर्ज की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के खिलाफ सऊदी अरब की बड़ी कार्रवाई, 184 चीनी वेबसाइटों को किया बंद। जाने क्या थे आरोप। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है। गुल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये वेबसाइटें सऊदी अरब के बाजार को निशाना बना रही थी। अल जजीरा अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वेबसाइटें उपभोक्ताओं को रिटर्न, एक्सचेंज और आफ्टर सेल सेवाओं का विकल्प देने में भी नाकाम रहीं। यही नहीं, इन्होंने गुणवत्ता के मामले में खरीदारों को गुमराह किया।
सऊदी अरब के मंत्रालय ने इन सभी साइटों को ब्लॉक कर दिया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि इन वेबसाइटों पर ग्राहक सेवा के साथ साथ स्टोर का पता और संपर्क नंबर दर्ज नहीं है। सऊदी अरब की सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित विज्ञापनों से निपटने के लिए आम लोगों से खरीदारी के लिए विश्वसनीय स्टोरों की सेवाएं लेने को ही कहा है। समाचार एजेंसी ANI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अधिकारियों ने महसूस किया कि लोग अरबी भाषा में जारी विज्ञापनों से आकर्षित हो रहे हैं, खासतौर पर उन विज्ञापनों से जो उनसे जुड़े हैं। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में भी चीन को जोरदार झटका लगा है। पाकिस्तान की सरकार ने चीनी ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह कदम उठाया गया है। पाकिस्तान की नियामक संस्था पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के एक प्रवक्ता खुर्रम मेहरन ने बताया कि संस्था अदालत के आदेश का पालन करेगी। अदालत में याचिका के जरिए गुहार लगाई गई थी कि ऐप के माध्यम से अश्लील सामग्री परोसी जा रही है। अधिकारियों ने जब ऐसी एक साइट को ब्लॉक किया तो 5 अन्य वेबसाइटें खुली जिनके माध्यम से बिक्री हुई। अधिकारियों ने बताया कि 184 वेबसाइटों को एक ही समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करने की मंशा से लॉन्च किया गया था। यही वजह है कि इन सभी को ब्लॉक करना पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, इत्र, बैग, जूते, कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन इन वेबसाइटों के जरिए बेचे गए। मंत्रालय ने छानबीन करने के बाद इनके खिलाफ रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चाबहार प्रोजेक्ट के जरिए भारत एक तीर से कई निशाने साध सकता है। जी हां दोस्तों, INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह बंदर अब्बास से होकर गुजरता है। भारत के विदेश मंत्री ने इस संबंध में प्रस्तावित किया है कि इस कॉरिडोर का काबुल और ताशकंद से होकर जाने वाला स्थल मार्ग INSTC के पूर्व गलियारे का निर्माण करे। एक तरह से यूं कहें कि भारत अपने कुछ भू सामरिक और भू आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर इस अंतर्राष्ट्रीय गलियारे के एक पूर्वी गलियारे का निर्माण चाहता है जो अफगानिस्तान से होकर जाएगा। इस प्रोजेक्ट में ईरान और मध्य पूर्व की भू आर्थिक को मजबूत आधार देने की क्षमता है। इसलिए ईरान का मानना है कि इसमें अगर चाबहार प्रोजेक्ट को भी शामिल कर लिया जाए तो ईरान सहित इस क्षेत्र को बड़ा व्यापारिक लाभ होगा। अब ईरान इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए भारत का सहयोग चाहता है। ईरान को याद है कि भारत ने कुछ वर्ष तुर्कमेनिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे का भाग बनाने का प्रस्ताव किया था। परियोजना की संकल्पना INSTC प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना मूल रूप से भारत, रूस और ईरान ने वर्ष 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में बनाई थी। इसे एक मल्टी मॉडल परिवहन प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई थी, यानी इसे जहाज, रेल और सड़क मार्ग के रूप में विकसित किया जाना है। भारत, रूस के अलावा इसमें 10 अन्य सदस्य व एक पर्यवेक्षक सदस्य देश शामिल हैं। इसमें 10 मध्य एशियाई और पश्चिम एशियाई देशों अजरबैजान, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया सदस्य हैं। INSTC भारत के लिए मध्य एशिया और यूरेशिया के संसाधन समृद्ध क्षेत्र से जुड़ने के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह भारत के 2012 में शुरू किए गए कॉन्टैक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी में निहित प्रमुख उद्देश्य यानी मध्य एशिया के देश से मजबूत संबंध निर्माण को साकार करेगा। भारत, अफगानिस्तान और पश्चिम की ओर से संपर्क में बड़ा रोड़ा पाकिस्तान रहा है। इस समस्या से निजात दिलाने में भारत को INSTC से मदद मिलेगी, क्योंकि यह कॉरिडोर ईरान के बंदरगाहों चाबहार और बंदर अब्बास तक एक प्रत्यक्ष लिंक उपलब्ध कराता है और ईरान को भी पाकिस्तान अवरोध से परे जाने का अवसर देता है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान को भारत से व्यापार के लिए भूमि संपर्क प्रदान करने में पाकिस्तान बाधा उत्पन्न करता रहा है, जबकि इन दोनों के मध्य ट्रांजिट एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर वर्ष 1965 में हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के कराची बंदरगाह का इस्तेमाल कर किसी अन्य देश को निर्यात आयात कर सकेगा। समझौते में पाकिस्तान के मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार के लिए अफगान भू क्षेत्र के इस्तेमाल करने का भी प्रावधान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएस के टॉप कमांडर ने सीमा संघर्ष के लिए चीन को ठहराया जिम्मेदार, भारत से दोस्ती का दिया संदेश। जी हां दोस्तों, क्वाड सम्मेलन से पहले अमेरिका ने यह दावा किया है कि चीन अभी भी LAC के कई हिस्सों से पीछे नहीं हटा है। पूर्वी लद्दाख के ये वो इलाके हैं जहां चीन ने सीमा पर विवाद के दौरान कब्जा कर लिया था। करीब 10 महीने की तनातनी के बाद फरवरी के महीने में पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई तो चीन के सैनिक काफी फुर्ती से उल्टे पांव भागने लगे। उनके टैंक भी पहाड़ों से नीचे उतरने लगे। लेकिन अब अमेरिका के एक टॉप कमांडर ने अपने देश के सांसदों से कहा कि चीन अभी भी LAC पर कई हिस्सों से पीछे नहीं हटा है। US इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल फिलिप्स डेविडसन ने सीनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सदस्यों को यह जानकारी दी। फिलिप्स डेविडसन ने कहा कि PLA अभी तक प्रारंभिक संघर्ष के बाद जब्त किए गए इलाकों से पीछे नहीं गया है। इस वजह से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। अमेरिका के टॉप कमांडर ने सीमा संघर्ष के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया और चीन की विस्तारवादी नीति पर चिंता जाहिर की। चीन ने दबाव बढ़ाने के लिए और पूरे क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए आक्रामक सैन्य रुख अपनाया है। चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं पश्चिमी सीमा पर दिख रही है, जहां उसके सैनिक भारतीय सैन्य बलों के साथ गतिरोध में शामिल हैं।
भारत क्वाड सम्मेलन में चीन का मुद्दा उठाए। हमने आपको पहले भी बताया था कि पैंगोंग के विवादित इलाके से चीन और भारत ने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया है, लेकिन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, डेमचुक और देपसांग में गतिरोध बना हुआ है और इस मुद्दे पर सैन्य और कूटनीतिक बातचीत जारी है। अमेरिकी टॉप कमांडर का मानना है कि भारत इस बारे में क्वाड में अपनी भूमिका मजबूत करेगा। मतलब साफ है कि हमें चीन को घेरने की बड़ी योजना बनाए। कमांडर एडमिरल फिलिप्स डेविडसन ने अमेरिकी सांसदों से ये भी कहा कि हमने संकट के दौरान भारत को महत्वपूर्ण सूचना के साथ साथ बर्फीले मौसम से बचाने वाली पोशाक, दूसरे उपकरण भी मुहैया कराए। साथ ही पिछले कई वर्षों से हम अपने समुद्री सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। यानी जिस बात की फिक्र की जा रही थी कि जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे ही रहेंगे जितने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काल में थे, तो अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो हमेशा से भारत के साथ था, है और रहेगा। साथ ही क्वाड समिट से पहले अमेरिका ने दुनिया को इस दोस्ती का संदेश दे दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।